हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से प्रश्नावली 1.1 के बाद प्रमेय 1.2 और प्रमेय 1.3 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम उदाहरण 5 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रमेय 1.2 को सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि ये पेपर में आता नहीं है, ये भी नहीं आता, लेकिन इसके आधार पर हम उदाहरण 5 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रमेय 1.2 ये कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p जो होगा वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये प्रमेय 1.2 कह रहा है। हमको इसकी उत्पत्ति नहीं करना है क्योंकि पेपर में आता भी नहीं है। प्रमेय 1.3 को हम देखेंगे पूरा और इसी के आधार पर सेम संख्याओं को हम चेंज करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। हम सकते ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 5, कर्णी 7। लेकिन हमें इसमें प्रूफ करके बताना है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या बोल रहा है कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। हमें मानना है, हमें क्या बोला, अपरिमेय। तो इसके विपरीत में क्या मानेंगे, हम क्या मानेंगे कि माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, हमें इसके विपरीत में मानना है। यहां बोला है अपरिमेय, तो हम मानेंगे परिमेय संख्या है। हमने माना कर्णी दो एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना कर्णी दो बराबर a बटा b, जहां b बराबर नहीं होगा किसके, 0 के। अब देखिए a और b क्या है, पूर्णांक है। देखिए a और b दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का ही भाग जा सकता है। a और b ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का ही भाग जा सकता है। मतलब 2 और 3 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, 7 और 11 ले सकते हैं। तो दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल एक का ही भाग जाता है, तो इनको बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो a और b क्या है, जहां लिखेंगे, जहां a व b पूर्णांक हैं तथा a व b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने कहाँ से देखा, यहाँ से देखा। इस 2 और 3 में केवल कितने का भाग जाएगा, एक का। तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, एक। मतलब a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, एक हो गया। तो हमने लिखा a और b पूर्णांक है और a और b में केवल एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब देखिए कर्णी दो बराबर क्या लिखा, a बटा b लिखा। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो कर्णी दो b बराबर हो जाएगा a। अब यहाँ लिख सकते हैं a बराबर कर्णी दो b। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम इसका दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर कर्णी दो b पूरे का वर्ग। तो a का वर्ग बराबर कर्णी दो, इसका वर्ग हो जाएगा और b का वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी कट जाती है, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग बराबर 2b का वर्ग। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 2 को इसके बटे में लाइए, तो b का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a का वर्ग बटे 2। ये जो 2 होगा इस a के वर्ग को क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब 2 जो होगा इस a वर्ग को विभाजित करेगा। मतलब इसको हम
दे देते हैं समीकरण 1, है ना। अतः 2 जो है a वर्ग को विभाजित करता है। कहाँ से आया ये? प्रमेय से। देखिए p जो है a वर्ग को विभाजित कर रहा है, इस 2 जो है a वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा a को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण प्रमेय से आ रहा है। 2 जो है इस a वर्ग को विभाजित कर रहा है, तो 2 जो होगा इस a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। अब देखिए, माना हम पुनः मानेंगे a बराबर रखते हैं 2c, ठीक है। a बराबर 2c कहाँ से? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 कहाँ? ये है। b वर्ग बराबर a का मान रखेंगे 2c का वर्ग बटे 2, तो 2 का वर्ग 4, c का वर्ग बटे 2, 2 दूनी 4, तो 2c का वर्ग b का वर्ग। अब क्या करेंगे? b का वर्ग बटे 2 बराबर आ जाएगा c का वर्ग। तो यहाँ पे आप देखिए, ये 2 जो है b वर्ग को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। आता है 2 जो है b वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 जो होगा b को भी विभाजित करेगा। कहाँ से आया ये? प्रमेय 1.2 से। p जो है a वर्ग को विभाजित करता है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। इसी के आधार पर हमने लिखा, ये हमारा समीकरण 3। अब देखिए, सब समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है। देखो, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है बताइए? कि इस a का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 2। इस b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 2। जबकि हमने पहले लिख चुका है कि a और b में एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, मतलब एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। देखिए, इस a का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, इस b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, तो हमने क्या लिखा? समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। जबकि a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने पहले लिख चुका था कि a और b में केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि कलनी 2 एक क्या माना था हमने? परिमेय संख्या। कलनी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः कलनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने प्रमेय 1.3 को सिद्ध किया। प्रमेय 1.3 के बाद उदाहरण क्रमांक 5 और प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। मैंने ये रफ नहीं किया है, क्योंकि हम लिखना सेम है, सिर्फ हमें कुछ संख्याओं को चेंज करना है। तो उदाहरण क्रमांक 5 है कि सिद्ध करना है कि कलनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कलनी 2 वाला जब किए थे तो माना था कि कलनी 2 एक
परिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, करनी 3 करना है। इसीलिए माना करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b, जहाँ a और b क्या हैं, पूर्णांक है, और a और b में एक के अतिरिक्त और कोई अभिन्नष्ट गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करनी 3 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, b का क्या कर दो, त्रियक गुणा, तो यहाँ हो जाएगा करनी 3, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, करनी 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, करनी 3, ये भी करनी 3, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 3। ये 3 जो है ए वर्ग को विभाजित करेगा, तो 3 जो होगा ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो ये समीकरण 2। अब पुनः मानेंगे कि सब ए बराबर 3c रखेंगे, तो 3c, तो 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 कम 3, 3 तेरह का 9, तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3, यहाँ भी आ जाएगा 3। ये 3 जो है बी वर्ग को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो 3 जो होगा बी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 में हम देखते हैं कि ए और बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। क्या है, 3 है। जबकि हमने और ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या देखा था, 1। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है, क्योंकि हमने करनी 3 को क्या मान लिए हैं, एक परिमेय संख्या मान लिए हैं। अतः करनी 3 एक परिमेय संख्या। लिखना सेम है, सिर्फ संख्याओं को चेंज करना है। 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो आपसे बन जाएगा। अब इसी प्रकार प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न क्रमांक पहले को सॉल्व करना। यहाँ क्या है, करनी 5, तो हमें क्या करना है, मानना है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, तो करनी 5 हो जाएगी। यहाँ भी क्या आ जाएगा, करनी 5 आ जाएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, करनी 5, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, करनी 5, ये भी करनी 5, ये भी करनी 5, तो यहाँ आ जाएगा करनी 5, वर्ग से करनी कट गई तो क्या बचेगा, सिर्फ 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5, तो यहाँ आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5। आप देखेंगे कि 5 जो है ए वर्ग को विभाजित करेगा, तो 5 ए को भी क्या करेगा, विभाजित, क्योंकि हमने प्रमेय 1.2 को देखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे पुनः 5 ए बराबर 5c को, तो 5 रखेंगे, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 25, और यहाँ भी हो जाएगा 5, तो 5 25, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ भी हो गया 5। हमने समीकरण 2 और 3 से देखा कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5। तो जबकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटि के कारण होता है कि करनी 5 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या। आता है करनी 5 एक अपरिमेय संख्या। जिसने यदि प्रमेय 1.3 को कर लिया, वो 5वां उदाहरण और पहला सवाल 1.2 का कर सकता है। यदि आपको ये वीडियो में मैथमेटिक्स समझ में आई है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।